चार्लेट के दिमाग में वो पुरानी यादें उमड़ पड़ी। प्राइमरी स्कूल में वो हमेशा बिगड़ैल बच्ची हुआ करती थी। वो जो होमवर्क कॉपी करती थी और एग्जाम में चीटिंग करने के तरीके ढूंढती थी। चौथी क्लास में जब एक टीचर ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था, तो किसी ने फुसफुसाकर कहा था कि ये आशेर था जिसने उसकी शिकायत की थी। ये अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई। चार्लेट का गुस्सा धीरे धीरे नफरत में बदल गया और उस नफरत ने उनकी दोस्ती को तोड़ दिया। जब तक चार्लेट को सच्चाई पता चली कि शिकायत करने वाला कोई और क्लासमेट था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आशेर जा चुका था। चार्लेट की सोच में हलचल मच गई, जब तक कि आशेर की आवाज़ ने उसे वापस खींच नहीं लिया। मुझे लगता है कि तुम्हें मैंगो राइस ट्राई करना चाहिए, ये अच्छा है। चार्लेट ने पलकें झपकाई, ये समझते हुए कि आशेर ने उसके प्लेट में मैंगो राइस परोस दिया था। उसने थोड़ी झिझक के साथ एक छोटा सा निवाला लिया। उसका स्वाद मीठा और क्रीमी था, लेकिन चार्लेट का ध्यान खाने पर नहीं था। वो अपनी हिम्मत जुटाते हुए आखिर पूछ ही बैठी, तुमने आज मिलने के लिए क्यों बुलाया? इस सवाल पर आशेर ने अपने निवाले के बीच में ही रुककर उसे देखा। कुछ पलों के लिए वो अनिश्चित और लगभग कमज़ोर सी लग रही थी। मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी, आशेर ने कहा। उसकी आवाज़ धीमी थी, कैफ़े की हलचल में लगभग डूब सी गई। फिर जैसे उस पल की गंभीरता से बचने के लिए उसने अपने बैग में हाथ डाला और एक छोटा सा डिब्बा निकालकर टेबल पर हल्के से रख दिया। ये लो, इसे रख लो। चार्लेट ने उस डिब्बे को देखा। उलझन में, मैं कुछ हफ्ते पहले फुकेट गई थी, आशेर ने कहना जारी रखा। उसकी आवाज़ नरम थी और उसकी आंखों में एक झिझक के साथ कुछ गहराई झलक रही थी। वहाँ मैंने इसे देखा और तुम्हारी याद आ गई। ये तुम्हारा फेवरेट है, एक लकड़ी का पांडा। चार्लेट सन्न रह गई। फुकेट, वही जगह जहाँ उन्होंने अपना बचपन बिताया था। उसकी साथ बिताई यादें एकदम से चार्लेट के दिमाग में साफ उभर आई। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा जब उसने डिब्बा उठाया। ये छोटा सा इशारा उम्मीद से कहीं ज़्यादा भारी लग रहा था, जैसे इसमें सालों की अनकही भावनाएं समाई हों। डिब्बा खोलते ही उसने देखा, एक बारीकी से तराशा हुआ लकड़ी का पांडा, छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत। उसकी उंगलियां हल्के से कांपी जब उसने उसे छुआ। ये परफेक्ट है, वो फुसफुसाई, लेकिन उसकी आवाज़ थरथरा रही थी। चार्लेट ने आशेर की तरफ देखा, जो उसे ध्यान से देख रही थी। उसके होंठ हल्के से भिंचे हुए थे। अब क्यों? चार्लेट ने पूछा। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दी, लेकिन यह सवाल दोनों के बीच मौजूद भारीपन को बयां कर रहा था। इतने सालों बाद अब क्यों? आशेर झिझक गई। उसकी गहरी आंखें चार्लेट की आंखों में देख रही थीं, जैसे सही शब्द ढूंढ रही हो। खामोशी खिंच गई, इतनी भारी कि दोनों उसमें छुपे भावनाओं का सामना करने के लिए तैयार नहीं थीं। क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सोचना कभी बंद नहीं कर पाई, आशेर ने कबूल किया। उसकी आवाज़ नंगे सच की तरह थी। बिना किसी पर्दे के चार्लेट की सांस अटक गई। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था, जैसे कोई बेकाबू ढोल बज रहा हो। उसने जल्दी से नज़रें हटा लीं, लेकिन आशेर के शब्दों की सच्चाई उस पर लहर की तरह आकर गिरी। और फिर जैसे उसकी अपनी भावनाएं ही काफ़ी न हो, उसका दिमाग उस भविष्यवक्ता की याद में चला गया। वो अजीब औरत जिसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी और जिसने कहा था, तुम अपने अतीत के किसी इंसान के साथ साझेदारी करोगी। एक औरत जो लंबी है और दयालु। ये बात आशेर पर लगभग पूरी तरह फिट बैठती थी, बहुत ज़्यादा परफेक्ट। असहज और भावनाओं से भरी हुई चार्लेट ने उस ख्याल को झटकते हुए अपने दिमाग से निकाल दिया। ये बस एक इत्तेफाक था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलो खाना खाते हैं, उसने अचानक कहा। उसकी आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ थी। उसने फोर्क उठाई और अपने सामने रखे खाने पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने लगी। आशेर ने चुपचाप सिर हिलाया। उसकी नज़रें कुछ पल के लिए चार्लेट पर टिक गईं, फिर उसने खाना शुरू किया। उनके बीच की खामोशी अब अजीब नहीं थी, बल्कि उसमें अनकहे शब्द और नाजुक भावनाएं छुपी थीं, जिनसे दोनों बचने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही दोनों अपने खाने में व्यस्त थे, शार्लेट ने अचानक चुप्पी तोड़ी। तो तुम बैंकॉक में क्यों हो? अशर ने एक पल के लिए खाना खाते खाते रुककर शार्लेट की तरफ देखा। असल में मुझे सीएमसी कंपनी में फाइनेंशियल मैनेजर की जॉब मिली है, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में कैजुअल टोन थी, लेकिन हल्की सी गर्व की झलक भी,
चार्लेट 1 सेकंड के लिए रुक गई। उसकी होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, जो तुरंत उसने अपने पानी के गिलास के पीछे छुपा ली। आखिरकार वो खुद सीएमसी कंपनी की सीईओ थी और ये इत्तेफाक कुछ ज्यादा ही परफेक्ट लग रहा था। आशेर को उसकी प्रतिक्रिया का अंदाजा होने से पहले ही चार्लेट ने खुद को संभाल लिया। उसका चेहरा अब फिर से तटस्थ था। तुम कहाँ रह रही हो? चार्लेट ने अब थोड़ा गंभीर स्वर में पूछा। अभी तो एक होटल में, आशेर ने कबूल किया, अपनी गर्दन के पीछे हाथ ले जाकर थोड़ा असहज महसूस करते हुए। जल्द ही मैं किराए पर एक कमरा ढूंढ लूंगी, मेरे यहाँ रुक जाओ, चार्लेट ने कहा। उसकी आवाज में ऐसा लहजा था जिसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं थी। आशेर ने हैरानी से पलकें झपकाई। लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, कोई बहाने नहीं, चार्लेट ने बीच में ही रोकते हुए कहा। उसकी आवाज सख्त और लगभग हुक्म देने जैसी थी। ये एक आदेश है। चार्लेट के स्वभाव में ये बदलाव बेहद साफ था। उसकी सामान्य गर्मजोशी अब सीईओ जैसी अधिकारपूर्ण ऊर्जा में बदल गई थी। उसका चेहरा कठोर और अडिग था, लेकिन आशेर ने कमजोर स्वर में कहा। उसकी आवाज शार्लेट की अटल नजर के आगे दब गई। कोई बहस नहीं, चार्लेट ने कहा। उसके लहजे में किसी तरह का इनकार करने की जगह नहीं थी। उसकी तेज आंखें और ठोस हाव भाव एक अडिग दृढ़ता को दर्शा रहे थे। आशेर ने गहरी सांस ली, ये जानते हुए कि उसके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, उसने अनमने ढंग से बड़बड़ाया। उसकी आवाज में असहमति की हल्की झलक थी। चार्लेट ने संक्षेप में सिर हिलाया। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए संतोष की झलक आई, इससे पहले कि वो वापस अपने खाने की ओर ध्यान लगाने लगी। लेकिन सतह के नीचे दोनों महिलाओं ने वो तनाव महसूस किया। सालों की दूरी, अधूरी भावनाओं का बोझ और वो अजीब सा खिंचाव जो उन्हें फिर से एक दूसरे के करीब ला रहा था। बावजूद इसके कि दोनों ने इसे रोकने की कोशिश की, जैसे ही वे फिर से चुप्पी में खाना खाने लगी, चार्लेट का दिमाग दौड़ने लगा। क्या ये वास्तव में सिर्फ एक इत्तेफाक था या कुछ और? उधर आशेर सोच रही थी कि क्या इन सालों में कुछ सच में बदला है, या उसकी बचपन की दोस्त अब भी उस सख्त और अधिकारपूर्ण औरत के भीतर कहीं छुपी हुई है जो उसके सामने बैठी है। चार्लेट ने आत्मविश्वास से हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोला। ये मेरा कॉन्डो है, उसने कहा, अंदर कदम रखते हुए। उसकी हील्स चमकदार लकड़ी के फर्श पर खटखटा रही थी। आशेर संकोच भरे कदमों से उसके पीछे आई। उसकी स्नीकर से हल्की आवाज हुई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने पूरे कॉन्डो को देखा। कॉन्डो का हर कोना लग्जरी की चीखती हुई झलक दे रहा था। स्लीक फर्नीचर, मॉडर्न डेकोर और पैनोरमिक खिड़की जो बैंकॉक की जगमगाती स्काईलाइन का मनमोहक दृश्य दिखा रही थी। वाह, आशेर ने धीमे से बड़बड़ाया। जगह जगह घूमते हुए इसे पूरी तरह से देख लिया। ये जगह कुछ और ही है। चार्लेट ने अपनी कंधे से एक नज़र उस पर डाली। मुझे आरामदायक चीज़ें पसंद है, उसने बिना किसी उत्साह के कहा। तारीफ को टालते हुए आशेर थोड़ी देर रुकी। उसकी नज़रें फर्श पर गिर गईं। क्या तुम इसके बारे में बिल्कुल श्योर हो? मतलब, यहाँ रहना मैं नहीं चाहती कि मैं बोझ बनूं। चार्लेट पलट गई। उसकी तेज आंखें सिकुड़ गईं। किसने कहा कि तुम बोझ बनोगी? उसने तेजी से कहा। हाथों को बांधते हुए उसका स्वर थोड़ा नरम हुआ। जब उसने जोड़ा, तुम घर के काम कर सकती हो, सफाई, खाना बनाना, इसे तुम अपना किराया समझो। आशेर चौंकी। चार्लेट की सीधी बात से हैरान हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और सिर झुकाकर कहा, ठीक है, उसने धीमे से कहा। लेकिन जैसे ही वो कदम बढ़ाती है, उसका पैर कारपेट के कोने पर अटक गया, जिससे वो लड़खड़ा गई। खुद को संभालने की कोशिश में वो गलती से चार्लेट से टकरा गई, जो ज्यादा दूर नहीं गई थी। टक्कर अचानक हुई। चार्लेट ने हल्की सी सांस ली, जैसे उसका संतुलन बिगड़ गया। लेकिन गिरने से पहले ही आशेर ने तुरंत अपनी बाहें बढ़ाकर उसे पकड़ा। मजबूत हाथ चार्लेट को कमर से पकड़ते हुए उसे अपने सख्त शरीर से सटाकर खींचने लगे। कुछ पल दोनों ने हिलने की कोशिश नहीं की। उनके चेहरे बहुत करीब थे, बहुत करीब। चार्लेट को आशेर की गर्मी महसूस हो रही थी और उससे ताजगी की हल्की सी खुशबू आ रही थी, जैसे तूफान के बाद समुद्र की हवा। उनका सीना एक दूसरे से सटा हुआ था और दोनों के दिल की धड़कन तेज और अनियमित हो रही थी। आशेर, चार्लेट ने शुरू किया। उसकी आवाज़ बस एक फुसफुसाहट थी। आशेर ने जोर से घूंट निगलते हुए चार्लेट की आंखों में देखा। उसकी हाथें चार्लेट की कमर पर रहीं। उनकी पकड़ मजबूत लेकिन मुलायम थी और चार्लेट को आशेर के स्पर्श की गर्मी
उसके ब्लाउज के कपड़े से भी महसूस हो रही थी। माफ़ करना, आशिर ने कहा। उसकी आवाज़ गहरी और कमज़ोर थी, लेकिन वो हिली नहीं। उसकी आंखें चार्लेट की आंखों में कुछ तलाश रही थीं। चार्लेट का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसकी सांस हल्की हो गई और उसका दिमाग ज़ोर से कह रहा था कि उसे दूर हटना चाहिए, लेकिन उसका शरीर उसे धोखा दे गया। वहीं खड़ा रहा। आशेर के पकड़ने का तरीका मजबूत और संरक्षात्मक। उसके अंदर एक ऐसी भावनाओं का बहाव ला रहा था जिसे वो अभी नाम नहीं देना चाहती थी। तुम अब छोड़ सकती हो, चार्लेट ने अंत में कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें कुछ नरमी भी थी। ठीक है, आशेर ने जल्दी से कहा, जैसे उसे जलन हो, और अपनी पकड़ छोड़ दी। उसने पीछे कदम बढ़ाए। उसका चेहरा ललचाते हुए लाल हो गया और उसने अपनी गर्दन के पीछे नर्वस होकर हाथ घुमाया। चार्लेट मुड़ी, अपनी ब्लाउज को कांपते हुए हाथों से ठीक किया। अगली बार ध्यान रखना, उसने बड़बड़ाया, कोशिश करते हुए कि वो सामान्य दिखे। हाँ, माफ़ करना, आशेर ने धीरे से कहा। अब उसकी आवाज़ और भी नरम हो गई। उनके बीच का माहौल तंग था। बिना कहे तनाव से भरा हुआ दोनों महिलाएं एक दूसरे को देखे बिना कुछ देर चुप रहीं। उनके दिमाग अलग अलग लेकिन अजीब तरीके से समान दिशाओं में दौड़ रहे थे। तुम मेरे कमरे में रहोगी, चार्लेट ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज़ तेज़, लेकिन कुछ हद तक हिचकिचाती हुई, उसने दरवाजे की ओर इशारा किया, जो हॉलवे के आखिर में था। असल में उसने फिर से कहा। उसकी आवाज़ अब नरम हो गई। मेरे पास एक खाली कमरा है, लेकिन वो पूरी तरह से गंदा है। अगर तुम अभी के लिए मैं रहना चाहो तो। आशेर ने सिर झुकाया। उसके मूवमेंट थोड़े कठोर थे। साफ तौर पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि जवाब कैसे दे। ठीक है, उसने धीरे से कहा, चार्लेट को पार करते हुए और इशारे किए गए कमरे की ओर बढ़ने लगी। शार्लेट ने उसे जाते हुए देखा और जैसे ही अशर कमरे के अंदर चली गई, उसकी तसल्ली टूटने लगी। वह दरवाजे के फ्रेम पर झुक गई, माथे पर हाथ रखते हुए, अपनी सांसों को संभालने की कोशिश करते हुए। उसकी उंगलियां अपनी कमर पर चली गईं, वहीं जहां अशर ने उसे पहले संभाला था। उस संक्षिप्त स्पर्श की याद बनी रही, गर्म और स्थिर, जो उसके सीने में अजीब सा हलचल पैदा कर रही थी। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था,